नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैंक कर्ज नहीं चुकाने वाले कॉर्पोरेट घरानों के नाम सार्वजनिक करने की तैयारी। लोक लेखा समिति ने जताई सहमति। बजट सत्र के दौरान पेश हो सकती है रिपोर्ट। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा। अमेरिकी विदेश विभाग का जल्द न्याय का भरोसा। वॉशिंगटन में गोलीबारी में घायल दीप राय की सेहत में सुधार। इंडोनेशिया के 2 दिन के दौरे पर उपराष्ट्रपति रवाना। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सम्मेलन में होंगे शामिल। समुद्री व्यापार और नौवहन अधिकारों पर रहेगा जोर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आखिरी दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। मायावती ने प्रधानमंत्री के रोड शो और बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान की चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान ने 2 दिन में पकड़े 94 भारतीय मछुआरे। गुजरात तट के पास अरब सागर से किए गिरफ्तार। श्रीलंका की गिरफ्त में भी 24 मछुआरे। संसद की लोक लेखा समिति ने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले कॉर्पोरेट घरानों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही है। समिति जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों को शर्मिंदा करने के पक्ष में है। पीएससी चेयरमैन केवी थॉमस के मुताबिक ऐसी कंपनियों का नाम सार्वजनिक करने से वित्तीय संस्थाओं को अपना पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे डिफॉल्टर्स का नाम जल्द ही पीएससी की रिपोर्ट में दिया जाएगा। केवी थॉमस ने कहा कि इसे बजट सत्र खत्म होने से पहले लोकसभा में पेश करने की कोशिश भी की जाएगी। बजट सत्र का दूसरा चरण इसी हफ्ते गुरुवार से शुरू होना है। हाल ही में पीएससी ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए के मसले पर बैंकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान बैंकों ने बताया कि कॉर्पोरेट घरानों ने सिविल एविएशन, एनर्जी और सड़क निर्माण जैसे कामों के लिए भारी कर्ज ले रखा है। दरअसल देश में सरकारी बैंकों का एनपीए 6.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इनमें 70% हिस्सेदारी कॉर्पोरेट घरानों की है, जबकि किसानों का हिस्सा महज 1% है। पिछले महीने सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि बैंकों ने 30 सितंबर 2016 तक एनपीए की रकम 6,65,864 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी है। वहीं एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार बचत खाते में 3 बार कैश जमा कराने पर चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद हर कैश ट्रांजैक्शन पर 50 रुपए देने होंगे। वहीं करंट अकाउंट में यह शुल्क अधिकतम 20,000 रुपए हो सकता है। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से 1 महीने के भीतर 3 बार पैसा निकालने पर 20 रुपए चार्ज देना होगा, जबकि एसबीआई के एटीएम से 5 से ज्यादा बार के ट्रांजैक्शन पर हर बार 10 रुपए शुल्क लगेगा। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। भारत ने अमेरिका में हो रहे भारतीयों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत के राजदूत नवतेज सन्ना ने कल अमेरिकी अधिकारियों को हमले को लेकर चिंताओं से अवगत कराया। वहीं अमेरिका ने पीड़ितों को जल्द ही न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस बीच गोलीबारी का शिकार हुए सिख युवक दीप राय की हालत में सुधार हो रहा है। अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कारोबारी हरनीश पटेल की हत्या और सिख युवक पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया कि पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई है। Call 911 if you see something. It doesn't matter where you live. It doesn't matter what kind of community you're in. You need to be vigilant, pay attention. If you see something, say something. Thank you. इधर भारत में अमेरिकी राजदूत मेरी के लॉस कार्लसन ने हमलों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित के जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सन्ना ने ट्रंप प्रशासन को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। अमेरिका में 2 हफ्ते के दौरान भारतीय की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 22 फरवरी को कंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उपराष्ट्रपति कल जकार्ता में होने वाले इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए समुद्री सहयोग की मजबूती है।
इस दौरान सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग मजबूत करने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के तरीकों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन में आतंकवाद से मुकाबला करने की कार्रवाई से जुड़ा घोषणा पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति के सदस्य देशों के साथ आपसी सहयोग के मसले पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। और अब नजर चुनाव से जुड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 8 मार्च को आखिरी दौर के लिए वोट डाले जाने हैं। मतदान के मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों की 40 सीटों पर 51 महिला प्रत्याशियों समेत कुल 535 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। प्रचार पर रोक लगने से पहले क्षेत्र में मौजूद दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सभी स्टार प्रचारकों को जिला छोड़ना पड़ेगा। तय समय के बाद प्रचार न हो, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। बुधवार को उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की जिन 40 सीटों पर मतदान होना है उनमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 402 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि 9 मार्च को अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे और आखिरी चरण के तहत 8 मार्च को 22 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में 98 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों पर 4 मार्च को रिकॉर्ड 84% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। वहीं मणिपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। आज भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए कई इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से वाराणसी में डटे हुए हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए प्रधानमंत्री बनारस के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम और रामनगर का दौरा करेंगे। रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री रोहनिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 7वें चरण के प्रचार के लिए आज 4 जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर के जहूराबाद, जौनपुर के मलहनी और भदोही में अमित शाह की आज रैली होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आखिरी दौर के प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। आज अखिलेश यादव की 7 जनसभाएं होनी हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दम लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में चुनाव प्रचार में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश और राहुल कुछ का साथ और कुछ का विकास में यकीन करते हैं, जबकि उनका लक्ष्य देश का समान और संतुलित विकास है। वहीं पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता भी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पार्टी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। रोड शो में नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए समर्थकों में होड़ मची रही। बाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर वार किए। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश को लूटने वालों को नहीं छोड़ने वाले। नेताओं ने लूटा है, बाबुओं ने लूटा है, मुझे उसको निकालना है भाइयों बहनों, और इसलिए छोटे लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। वहीं चंदौली के करीब धनपुर में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। मुझे आश्चर्य होता है कैसे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं
कि हमने बहुत विकास किया है, जनता को हमने ओला पड़ने के बाद, सूखा पड़ने के बाद पर्याप्त हमने राहत मुहैया कराई है। यह बात समझ में नहीं आती, कैसे दावा कर। इधर अंबेडकर नगर के अलापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री बीते 2 दिन से वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाराणसी में आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने की वजह से यहां बीजेपी की साख दांव पर है। दूसरी पार्टियां भी अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी हैं। अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी को खास उम्मीद है। प्रधानमंत्री यहां खुद पहुंचकर जोरदार प्रचार में लगे हैं। पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों और घोषणा पत्र में मौजूद वादों का बखान कर रही है। पार्टी प्रचार के लिए सोशल मीडिया का जोरदार इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिल चुका है। अब ये जबरदस्त समर्थन जो है इस अंतिम चरण में भी मिलने वाला है। जिस तरीके से वाराणसी की जनता ने उनका उत्साह और स्वागत किया वो अभूतपूर्व है। वो इस बात को दर्शाता है कि बनारस का पूरा प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी वाराणसी में पूरी ताकत झोंक दी है। एसपी कांग्रेस गठबंधन ने दर्दे बनारस अभियान चलाकर प्रधानमंत्री पर संसदीय क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। It's most unfortunate that this is what I said in one of the press conferences even today only, that the agenda of the Honorable Prime Minister during Lok Sabha election was growth and development, and this time around he has just forgotten the development of the Uttar Pradesh as any such subject. वाराणसी में वोटर बटे हुए नजर आते हैं। यहाँ कुछ मतदाता तो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे मजबूती से खड़े हैं, वहीं कई बीजेपी के वादों पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। यहाँ रिंग रोड का काम चल रहा है, गंगा में ये सब, आप घाट पर जाइएगा, आपको घाट पे 80 से राजघाट तक आपको काम दिखेगा। इलेक्ट्रिक काम आपको पूरा आपको दिखेगा, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड चल रहा है वो पूरा आपको दिखेगा। साफ सफाई स्वच्छता का तो अभियान जो है पूरे शहर के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर चल रहा है। जो बदहाली 10 साल पहले थी वो अभी भी बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नाम की चीज अभी नजर नहीं आ रही है जमीनी स्तर पे। मोदी जी काफी वादे लोकसभा में भी किए थे जिसको अभी तक निभा नहीं पाए। वाराणसी में विधानसभा की 5 सीटें हैं जिन पर कांटे के मुकाबले के आसार हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जहां बीजेपी ने कब्जा किया, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं। वाराणसी में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी ने काफी कोशिश की है अंदरूनी विद्रोह को दबाने की, वहीं गठबंधन और बसपा ने भी हर हथकंडा अपनाया है बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने के लिए। राजनीतिक सोच रखने वाले काशी पर 11 मार्च को सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारी संवाददाता कृति मिश्रा सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी है, उनका हम रुख करेंगे। कृति, हम जानते हैं संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अगर किसी भी सूरत में इन 5 विधानसभा सीट पर अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का मौका जरूर दूसरी पार्टियों को मिल जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रौनक इन चुनाव में वाराणसी में ही नजर आ रही है। अब आखिरी दिन किस तरह का जोर लगता दिखाई देगा? यहाँ देखिए प्रीति, काशी में नाक की लड़ाई है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और अगर 2012 की मैं बात करूं तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो वाराणसी की है उसमें 5 असेंबली सीट्स आती हैं। 5 में से 3 बीजेपी के पास गई थी और 2 समाजवादी पार्टी के पास। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बीजेपी के इस किले में सेंध लगाए। आप देख रही होंगी लगातार रोड शो, रैलियां यहाँ पर हो रही हैं और बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, लगातार स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति, आलम यह है
कि वाराणसी में एक भी होटल, एक भी लॉज ऐसा नहीं है जहां पर आपको कमरा मिल जाएगा, जहां पर आपको जगह मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनकी कोई ना कोई स्टैंडिंग है उत्तर प्रदेश में, वो सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और बहुत रणनीति अपनी इस तरह से चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर हैं उनको अपने पक्ष में किया जा सके। देखिए, अगर मैं 2012 के चुनाव की बात करूं तो जो 5 असेंबली सेगमेंट्स हैं वाराणसी लोकसभा सेगमेंट में, उसमें से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अगर हम क्यूमुलेटिव वोट शेयर देखें तो बीजेपी से ज्यादा मिला था। तो वही कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रहेगी कि किस तरह से इस बार बीजेपी को पटकनी दे और आगे अपनी बढ़त बनाए, ताकि एक मौका मिल जाएगा जितने भी विरोधी दल हैं उनको निशाना साधने के लिए बीजेपी पर। बिल्कुल, और इसीलिए आखिरी दिन भी वाराणसी में कम गहमा गहमी देखने को नहीं मिलेगी। आज भी पूरा जोर लगाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम और दिग्गज भी यहाँ नजर आ सकते हैं प्रचार करते हुए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरी दौर है और प्रचार का आखिरी दिन है, सभी अपना दमखम दिखा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पूरे जोर के साथ आखिरी दौर के प्रचार में जुटी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र के 3 साल के कामकाज का ब्यौरा मांगा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर लोगों का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उधर चंदौली पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम चाहे तो हमारा 5 साल का हिसाब किताब ले ले, लेकिन अपने 3 साल का हिसाब दे दे। जिस प्रधानमंत्री ने अगर 3 साल में कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला पाई तो 2 साल में कैसे बुलेट ट्रेन चला लेंगे, और आने वाले समय में यही जनता इन्हें मौका नहीं देगी कि ये बुलेट ट्रेन भी चला पाए। ये है, और हमसे पूछते हैं कि कब बढ़ाओगे मेट्रो पे। राज्य में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रदेश में जारी चुनावी समर के बीच बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भदोही की रैली में लोगों से कहा था कि वो दूसरी पार्टियों से मिलने वाले पैसे को लें, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही दें। अखिलेश यादव के इस बयान से नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब नेताओं ने लोगों से दूसरे दलों से पैसे लेकर उन्हें वोट देने की अपील की हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। शनिवार को वाराणसी में हुए प्रधानमंत्री के रोड शो पर मायावती ने एतराज जताया है। रविवार को जारी एक बयान में बीएसपी प्रमुख ने कहा कि उच्च पद पर बैठे व्यक्ति चुनावी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए कानून और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करें, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह गंभीर खतरे की बात है। मायावती ने कहा कि इससे साफ तौर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रभावित होगा। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग से बिना अनुमति रोड शो करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के रोड शो के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। और अब कुछ और अहम खबरें। गैंगरेप और यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे गायत्री प्रजापति की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। शनिवार को प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। दूसरी तरफ पुलिस ने प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में रखने पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। इसमें प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने का औचित्य पूछा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी युवा मोर्चा ने रविवार को केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही जांच पूरी होने तक उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। इस बीच आयकर विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कथित बेनामी संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं।
विभाग ने 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषित राशि की हेरफेर के आरोप में यह कार्रवाई की है। इस बीच दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरू होगा। दिसंबर में पदभार संभालने वाले अनिल बैजल का यह पहला अभिभाषण होगा। 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। 8 मार्च को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तीसरा बजट पेश करेगी। बजट सत्र 10 मार्च तक प्रस्तावित है। वहीं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में पहली बार राज्य का बजट सत्र का आयोजन होगा। आज विलागालापुड़ी में विधानसभा की नई इमारत में इसका आरंभ किया जाएगा। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन विधान परिषद और विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और सत्र की अवधि पर चर्चा की जाएगी। 13 मार्च को बजट पेश होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल C विद्यासागर राव के संबोधन के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। पाकिस्तान ने बीते 2 दिन में गुजरात तट से 94 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है और 17 नौकाएं जब्त की हैं। राष्ट्रीय मछुआरा मंच के सचिव मनीष लोधारी ने बताया कि 13 नौकाओं पर सवार करीब 70 मछुआरों को शनिवार को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ा, जबकि 4 नौकाओं पर सवार 24 मछुआरों को रविवार को जखाऊ तट पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि सभी भारतीय मछुआरों को कराची ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मछुआरों को और गिरफ्तारियों की आशंका है क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसी के पोत सक्रिय हैं। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी एजेंसी ने 2 नौकाओं के साथ 11 मछुआरों को पकड़ा था, जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट से 6 नौकाओं के साथ 36 मछुआरों को पकड़ा था। उधर श्रीलंकाई नौसेना ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करके समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में कल 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। मत्स्य पालन के सहायक निदेशक कुलंजीनाथन ने बताया कि कच्छतीवू और तलाई मन्नार के बीच मछली पकड़ रहे 15 मछुआरों को गिरफ्तार करके तलाई मन्नार ले जाया गया है, जबकि 9 मछुआरों को नेदुन तीवू के नजदीक गिरफ्तार किया गया। उन्हें गंगा संतुरई ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मछुआरों की 4 नौकाओं को भी जब्त किया गया है। भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत INS विराट आज रिटायर हो रहा है। उन्नत किस्म के इस दूसरे विमान वाहक पोत ने भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा दी। INS विराट इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सेवा देने वाला पोत है। मुंबई में आज इसे अंतिम विदाई दी जाएगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2017 के लिए विकास दर का अनुमानित लक्ष्य घटा दिया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कक्षांग ने ऐलान किया कि इस साल विकास दर 6.5% से 7% की अनुमानित दर से कम करीब 6.5% रहेगी, जो पिछले 25 साल में सबसे कम है। इससे पहले 1992 में 6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक आर्थिक कार्य में बेहतर नतीजे देगा। भारत ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर यानी कारोबारी वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से छोड़ी गई मिसाइल जापान सागर में जाकर गिरी है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक इस मिसाइल का परीक्षण सोमवार को उत्तर कोरिया की चीन की सीमा से लगते टोंगचेनरी इलाके के पास किया गया। दक्षिण कोरियाई सेना के अधिकारी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह 7:36 पर परीक्षण किया। अधिकारी का कहना है कि परीक्षण कैसा था इसका पता लगाया जा रहा है। उत्तर कोरिया बार बार कहता रहा है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन यह माना जाता है कि वो अमेरिका पर हमला करने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। बात क्रिकेट की। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 6 विकेट पर 237 रन से आगे खेलेगी। उसे अब तक 48 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर मैथ्यू वेड 25 रन और मिशेल स्टार्क 14 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले मैट रेनशॉ और शॉन मार्श के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि उसके मध्य क्रम के बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। टीम इंडिया की तरफ से स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 49 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 189 रन बनाए थे।
राष्ट्रपति भवन में चल रहे फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में देश के कोने कोने से आए लोग अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे ने कूड़ा उठाने वाले एक मशीन का निर्माण किया है। ये तस्वीर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो झाड़ू तो लगाते हैं लेकिन कूड़ा उठाने में झिझक महसूस करते हैं। इस नई तकनीक के जरिए कूड़े को बिना हाथ लगाए हुए डंप कर सकते हैं। इस मैनुअल वेस्ट लिफ्टिंग और डंपिंग मशीन को तैयार किया है मथुरा के सिकांतो मंडल ने। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके ऊपर सर मेरा आइडिया था कि जो लोग झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जो लोग कूड़ा नहीं उठाते हैं तो उन जो झिझकते हैं उन लोगों का झिझकपन दूर करने के लिए सर मेरा ये आइडिया आया था। बच्चे के विचार को गुजरात की एक कंपनी ने साकार रूप दिया है। इसका यूज नगरपालिका, यूनिवर्सिटीज ऐसी हर जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे रेपर पड़े हो, प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, उसे उठाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कन्वीनियंटली। वहीं दर्शकों के बीच भी कूड़ा उठाने वाली ये मशीन आकर्षण का केंद्र बनी है। यह बहुत बढ़िया मशीन है, हमने देखा है, आपने हमें बताया इसको कूड़ा को कैसे इकट्ठा करते हैं हम। बहुत अच्छी मशीन लगी मुझे तो ये बहुत अच्छी है। और जैसे कि हम हाथ से उठाने की बजाय इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं हम, और कहीं भी गली वगैरह में और कहीं भी शहर में जैसे कि सड़कों पे इसका यूज हम ले सकते हैं। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 10 मार्च तक चलेगा। पिछले 3 साल से युवाओं और बच्चों के शोध और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में नट सम्राट थिएटर समारोह हो रहा है। शनिवार को इसकी शुरुआत सारांश नाटक के साथ हुई। इसमें विदेशों में भारतीय लोगों पर हिंसा के असर को बखूबी दिखाया गया। समारोह 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान 7 नाटकों का मंचन होगा। ये कार्यक्रम पिछले 9 साल से आयोजित हो रहा है। अपोजिशन वालों को मेरे खिलाफ बोलने का मौका मिले, कहा था ना, लेकिन क्या, इश्क तो इश्क, तू उससे कदम आगे और निकल गया। बच्चे का इंतजाम करके मेरी हार का इंतजाम पुख्ता कर दिया। पार्वती, इन दोनों को जाने दो, इन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी, जाने दो इन्हें। नई जिंदगी शुरू करनी है, जाने दो इन्हें। क्या नाटक लगा कर रखा है? तुम्हें पता है ना अभी क्या अजय को पैदा होना है? तो तुम लोग इस तरह से अजय को लेकर कहाँ जा सकते हो? नहीं, मैं नहीं जाती तुमको। भाई और बहनों, इस चुनाव के बाद हमारी म्युनिसिपैलिटी पूरे स्टेट में टॉप नंबर पे होगी, इसका वादा मैं आपसे करना चाहता हूँ। आए दिन आप सुनते रहते हैं अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी विदेश में भारतीयों के साथ कई बार इस तरह के दुर्घटना होती रहती है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसको हम लोगों ने दिखाने की इस फिल्म में, जैसा कि भट्ट साहब ने लिखा है, स्टेज के माध्यम से वो और मार्मिक तरीके से लोगों तक पहुंचती है। उत्साह तो बहुत है, इसीलिए लोग दर्शक, पूरा हॉल भरा हुआ दर्शकों से। मगर हमारा एक मकसद रहता है इस फेस्टिवल को करने का कि सारे कलाकार जो पूरे देश में अलग अलग काम करते हैं, तो कैसा प्लेटफॉर्म हो, सारे मिलके एक साथ एक दूसरे का काम देखें। और अब आखिर में हेडलाइंस। बैंक कर्ज नहीं चुकाने वाले कॉर्पोरेट घरानों के नाम सार्वजनिक करने की तैयारी। लोक लेखा समिति ने जताई सहमति। बजट सत्र के दौरान पेश हो सकती है रिपोर्ट। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा। अमेरिकी विदेश विभाग का जल्द न्याय का भरोसा। वॉशिंगटन में गोलीबारी में घायल दीप राय की सेहत में सुधार। इंडोनेशिया के 2 दिन के दौरे पर उपराष्ट्रपति रवाना। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सम्मेलन में होंगे शामिल। समुद्री व्यापार और नौवहन अधिकारों पर रहेगा जोर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आखिरी दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। मायावती ने पीएम के रोड शो और बीजेपी ने अखिलेश के बयान की चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान ने 2 दिन में पकड़े 94 भारतीय मछुआरे। गुजरात तट के पास अरब सागर से किए गिरफ्तार। श्रीलंका की गिरफ्त में भी 24 मछुआरे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।